अच्छा, तो आज आप लोग आए हैं मेरे साथ वाराणसी घूमने के लिए। अब जब आ ही गए हैं तो चलिए चलते हैं दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी में से एक और इंडिया का एकमात्र ओल्डेस्ट लिविंग सिटी वाराणसी। मैं हूँ रश्मि और मुझे सोलो ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस बार मैं आई हूँ वाराणसी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। मैं वाराणसी में एक ही दिन घूम पाई थी। चलिए आपको दिखाते हैं मेरे एक दिन का ट्रिप, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। वाराणसी में पहले दिन जा पहुंची रात को। इस बार मुझे मन किया कि होटल में ना रुक के हॉस्टल में रुकूं, तो मैंने पहले से एक हॉस्टल बुक कर रखा था। तो पहुंचते ही मैं सबसे पहले वहां गई। ये देख सकते हैं आप, हॉस्टल का जो लिविंग एरिया है वो काफी सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा है बैठने के लिए। और इस तरीके का यहाँ पे बेड्स है, डॉर्मेटरी टाइप का। वैसे हॉस्टल में स्टे करने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये जो लाइट जला हुआ है यही मेरा बेड है। अगले दिन सुबह होते ही मैं निकल पड़ी घाट घूमने के लिए, और इस हॉस्टल के पास ही था सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध घाट। वाराणसी आप ट्रेन से आने से वाराणसी जंक्शन तक और फ्लाइट से आने से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। यहाँ रोड के साइड में ही आपको अलग अलग रुद्राक्ष की बनी हुई मालाएं और शंख मिल जाएगा। ये है मेन चौराहा, यहाँ से कुछ 600 मीटर की दूरी पे है दशाश्वमेध घाट। इस जगह का नाम गडोलिया चौक है और ये यहाँ का एक फेमस मार्केट एरिया भी है। और यहाँ पे रुद्राक्ष बेचा जा रहा है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाएगा। कहा जाता है वाराणसी 5000 साल से भी पुरानी सिटी है, और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने खुद इसे बसाया था। वाराणसी का सबसे पुराना नाम था काशी, उसके बाद उसका नाम बनारस हुआ और 1956 में इसका नाम बदल के वाराणसी कर दिया गया। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी में टोटल 84 घाट्स है और ये इंडिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। घाट के आसपास इतने सारे शॉप्स हैं कि आपको शॉपिंग का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी मैं हूँ दशाश्वमेध घाट में। दशाश्वमेध घाट सबसे फेमस घाट है। इसे पेशवा बालाजी ने बनवाया था और यहाँ पे शाम की आरती देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शाम को मैं यहाँ पे फिर से आने वाली हूँ शाम की आरती देखने के लिए। जैसे ही आप घाट पहुँचेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे पुजारी दिखेंगे जो आपको टीका लगाने के लिए बुलाएंगे, तो मैंने सोचा मैं भी लगा लेती हूँ। ये चंदन का लेप है, कहा जाता है ये आपके दिमाग को ठंडा रखता है। और ये है गंगा नदी। और वाराणसी आके अगर आप बोट से नहीं घूमते हैं तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा, तो मैंने सोचा कि अभी बोट से घूमा जाए। तो अभी मैं घाट घूमने जा रही हूँ। दशाश्वमेध घाट में ही मतलब बोट से घुमाते हैं। आप चाहे तो छोटी बोट में भी जा सकते हैं और मेरी तरह बड़ी बोट में भी जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जाना पड़ेगा आपको। बड़ी बोट में पर पर्सन 100 रुपीज से स्टार्टिंग है। ये है रिवर गंगा, जिसको एक पवित्र नदी की तरह माना जाता है। आप लोग सभी लोग जूता चप्पल नाव में निकाल लीजिए, आधा घंटा बोट का है। जिसको नहाना है नहाइए, ना जिसको घूमना घूमिएगा। जो लोग घाट घूमने वाले वो बैठे रहेंगे। ये लोग पहले नदी के दूसरे छोर पे लेके आते हैं। जो वहाँ पे नहाने के लिए आए हैं वो लोग उतर जाते हैं। नहाने वाले लोग उतर गए हैं और जैसे जो घूमने वाले लोग हैं उन लोगों को अभी घुमाएंगे। ये रहे वाराणसी के घाट। यहाँ से आपको वाराणसी की एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देगी। यहाँ से देख के आपको पता चलेगा कि सच में बनारस ओल्डेस्ट सिटी है।
अगर कभी आप बनारस आते हैं तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे पुरानी फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे बनारसी साड़ी जो वर्ल्ड फेमस है वो बनती है। अगर आप इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को फील करना चाहते हैं तो वाराणसी बेस्ट प्लेस है। जब आप घाट के किनारे किनारे चलेंगे तो आपको एक अलग ही फील होगा और मेरे लिए ये बेस्ट मेमोरी था। मैं तो दशाश्वमेध घाट से अभी यहाँ पे घूमते घूमते मैंने बोला कि ये मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे उतर जाती हूँ। तो मैं वहाँ उतर गई हूँ अभी। तो और पीछे जो ये गली देख रहे हैं यहीं पे मोदी जी ने स्नान किया था, तो इसी वजह से इसको बनाया गया था इस तरीके से। ये है मणिकर्णिका घाट। इसी के आगे हरिश्चंद्र घाट है जहाँ पे जो मुर्दा लोग हैं उन लोगों को जलाया जाता है। यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती है। डेली 300 से भी ज्यादा डेड बॉडीज को यहाँ पे जलाया जाता है और कहते हैं यहाँ जलाने से उन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जगह पे आने से आप जिंदगी की असली सच से जुड़ पाएंगे। ये वो कॉरिडोर है जो मोदी जी आने से पहले बनाया गया था। काफ़ी बड़े तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ एक भारत माता का स्टैचू भी बना के रखा है। काशी विश्वनाथ जाने वाला मंदिर है। तो अभी मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने के लिए। तो उसकी गली में एंटर कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, कैमरा ले जाना। तो अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ और काफ़ी लंबा लाइन है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। बाहर कुछ शॉप्स है, वहाँ पे लॉकर मिलेगा, वहाँ पे रख के आपको अंदर जाना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे बड़ा है और माना जाता है यहाँ दर्शन करके गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे हिसाब से अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ आते हैं तो आपको भीड़ थोड़ा कम मिलेगा। ये मंदिर बनाने में 800 kg गोल्ड यूज किया गया था। यहाँ हर जगह शिव से जुड़ी हुई पेंटिंग्स या चीजें देख के आपको फील हो जाएगा कि आप शिव की नगरी में आए हैं। नहीं है लड़का। ये देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए लाइन लगी हुई है। अभी मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल से निकल के ठठेरी मार्केट है वहाँ जा रही हूँ। भीड़ देखिए, इतना ज़्यादा भीड़ है और इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। बनारस अपनी छोटी छोटी गलियों के लिए फेमस है जहां आप भटक भी सकते हैं। तो मुझे थोड़ा भटकने का मन हुआ तो मैं निकल गई इन गलियों को एक्सप्लोर करते हुए।
जैसे कि आपको पता है बनारस अपनी छोटी छोटी गलियों के लिए फेमस है, तो ये मार्केट भी इसी तरह की गलियों से होते हुए है। अक्टूबर से मार्च तक का टाइम बेस्ट है यहाँ ट्रैवल करने के लिए, और अगर आप अपनी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा यहाँ की ट्रैफिक और भीड़ की वजह से। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्कूटी या बाइक रेंट में पे लेके घूम सकते हैं, या तो यहाँ का जो ई रिक्शा है उसमें भी आप घूम सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ सारनाथ के लिए। वहाँ पे स्तूपा और भी कुछ चीज़ें हैं देखने को। रेलवे स्टेशन के पास से वहाँ तक ऑटो मिलेगा, 40 रुपीज़ के आसपास होगा। सारनाथ के लिए मैं निकल पड़ी ऑटो से। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर के आसपास होगा। सारनाथ पहुँचते ही सबसे पहले मैं पहुँची wat thai सारनाथ टेम्पल। तो मैं अब ये सारनाथ आके पहुँची हूँ और यहाँ पे बुद्ध का एक स्टैचू है, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सारनाथ बौद्ध धर्म वालों के लिए तीसरा तीर्थ स्थान है। तो ये महात्मा देवी सरोवर ऐसे बना के रखा हुआ है, जहाँ आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिखेंगे। तो ये बनने में 9 साल लगा है। 2002 से शायद स्टार्ट किया था। बहुत बड़ा स्टैचू है। इस स्टैचू का हाइट 80 फीट 9 इंच लिखा हुआ है। ये थाई टेम्पल है और इसके अंदर एक स्टैचू है बुद्धा का, जो पूरी तरीके से एक स्टोन से ही बना हुआ है, और ये स्टैचू 9 फीट का है। इसके मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है वो थाईलैंड का गवर्नमेंट ही देता है। तो अभी मैं जो यहाँ पे सारनाथ में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है उसके अंदर जाने वाली हूँ। तो उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, उसके अंदर का तो मैं वीडियो आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ स्कैन करके आपको टिकट लेना पड़ता है। ये म्यूजियम ब्रिटिश ने बनवाया था और ये इंडिया का सबसे पुराना साइट म्यूजियम है। इस म्यूजियम में खुदाई के टाइम मिले बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं। यहाँ आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ आप बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ सारनाथ का फेमस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटेड साइट। यहाँ आके आपको फील होगा कि वाराणसी सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए ही नहीं, बौद्ध धर्म वालों के लिए भी तीर्थ स्थल है। ये मेरे पीछे है स्तूपा, लेकिन वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है तो इसलिए वहाँ पे अभी जाना बंद कर रखा है। ये है धम्मिक स्तूपा, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार धर्म उपदेश दिया था। जो एक्सकेवेशन साइट है, जो पहले खुदाई करके जितना भी अभी बचा खुचा हिस्सा है वो लोग देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हिस्सा तो पहले ही टूट गया है, अभी थोड़ा ही बचा है देखने के लिए, तो वही देखते हैं। यहाँ पे ये जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है और जो म्यूजियम है, दोनों का मिला के आपका 25 रुपीज़ होता है एंट्री टिकट, जो आपको स्कैन करके आपको करना पड़ता है। ये जो एक्सकेवेशन साइट है, यहाँ पे 528 BC से 1194 AD तक यहाँ एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी। 1194 AD में बख्तियार खिलजी आके इसको पूरी तरीके से लूट के और सब कुछ तोड़ के चले गए थे। उसके बाद 1194 AD से 1775 तक ये पूरी जगह अंडरग्राउंड था। बाद में ब्रिटिश एक्सकेवेटर आके इस जगह को डिस्कवर किया। अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मोन्यूमेंट है। आजकल शाम को यहाँ पे लाइट और साउंड शो भी होता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग और मॉन्क प्रेयर कर रहे हैं।
ये है मोनोलिथिक रेलिंग। मोनोलिथिक मतलब स्टोन का एक ही पीस से बना हुआ। ये चुनार सैंडस्टोन से बना है। इसी टाइप का सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। ये है अशोकन पिलर। इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने करवाया था। 15.25 मीटर हाइट का मोनोलिथिक पिलर है जिसके ऊपर अशोक स्तंभ बनवाया था, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, जिसको अभी म्यूजियम में रखा गया है। और उसके ऊपर धर्म चक्र व्हील ऑफ लॉ स्थापित था। ये एक टेम्पल है उस टाइम का। तो यहाँ घूमते घूमते शाम हो गई थी। अभी जो एक्सकेवेशन साइट है वहाँ से अभी निकल के यहाँ पे और एक स्तूपा है, तो वहाँ जा रही हूँ देखने के लिए। मैं लेट हो गई थी तो गेट बंद हो गया था। तो ये है चौखंजी स्तूपा। ये भी मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अभी मैं फिर से वाराणसी के घाट आ पहुंची हूँ। दशाश्वमेध घाट में जो शाम की आरती होती है वो देखने अभी मैं जा रही हूँ। 6:30 से आरती शुरू होती है। लेकिन दिन के मुकाबले अभी तो मुझे और ज़्यादा भीड़ दिखी। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी था तो मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, इसीलिए मैं गई यहाँ का एक फेमस जगह काशी चाय भंडार। लेकिन यहाँ भी इतना भीड़ था कि काफ़ी टाइम रुकने के बाद मेरा ऑर्डर आया। यहाँ मैंने ऑर्डर किया था चाट और दही वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे काफ़ी टेस्टी था। आप भी यहाँ आने से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये है यहाँ का बृहस्पति मंदिर। अब मैं घाट पहुंच गई हूँ, लेकिन आरती शुरू हो चुकी थी। यहाँ की भीड़ आप देख के तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि अगर आपको आरती देखनी है तो कम से कम आधा घंटा पहले आइए और थोड़ा आगे का सीट ले लीजिए। अगर आपको आरती अच्छे से देखनी है तो मेरे हिसाब से आपको इन लोगों की तरह बोट में बैठना चाहिए, तो बिल्कुल आपको सामने से दिखेगा। इस भीड़ में आपको सतर्क भी रहना है क्योंकि यहाँ पे आपका पर्स या आपका सामान चोरी भी हो सकता है। आज का दिन तो मेरा बनारस के घाट में आके ख़त्म हो गया, लेकिन एक दिन काफ़ी नहीं है बनारस घूमने के लिए। अगर एक बार आप यहाँ आते हैं तो आपको एक अलग ही पावर एनर्जी का फील होगा जो आपको बार बार इस जगह की तरफ खींचेगा। ये मेरा सेकंड टूर है बनारस का और मैं फिर से आना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा।